वेलकम टू टेक अनलॉक। इस वीडियो में देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ कैशिंग। यहाँ पे देखिए आपकी कैचे मेमोरी कैसे यूज़ होती है और कैचे मेमोरी में मतलब उसका क्या काम होता है वो हम देखेंगे आपके कंप्यूटर सिस्टम में। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है जनरली द इंफॉर्मेशन केप्ट इन स्टोरेज सिस्टम एज द इंफॉर्मेशन इज बीइंग एक्सेस इट इज़ कॉपीड इनटू अनदर फास्टर स्टोरेज सिस्टम कॉल्ड कैचे। यहाँ पे देखिए जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो आपकी क्या होती है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपकी स्टोरेज सिस्टम। फॉर एग्जांपल आप करें आपके प्राइमरी स्टोरेज हो गए, आपके सेकेंडरी स्टोरेज हो गए और या आपकी हो गई कैश मेमोरी। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हैं तो उसे फर्स्ट हम कहाँ पे कॉपी करते हैं, एक फास्टर स्टोरेज में कॉपी करते हैं जिसका नाम क्या है, आपकी कैश मेमोरी। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी कैश मेमोरी है उसमें हम कब ट्रांसफ़र करते हैं इन्फॉर्मेशन, जब उसे हम एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका अगर कोई प्रोग्राम है जो आपका हार्ड डिस्क में सेव है तो उसे अगर हमने रन किया तो रन करने के बाद वो कहाँ पे कॉपी होगा, आपके मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी में कॉपी होने के बाद उसकी एक अनदर कॉपी कहाँ पे क्रिएट होती है, आपकी कैश मेमोरी में क्रिएट होती है। क्यों होती है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए when any information is required we first check whether it is in cache। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपकी सिस्टम में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जब भी आपका यूज़र आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए क्या करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है, तब वहाँ पे आपकी सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल उसे कहाँ चेक करती है, आपके कैश मेमोरी में चेक करती है। ऐसा क्यों किया जाता है, यहाँ पे देखिए जब भी हम कोई डेटा एक्सेस करते हैं तो वो पहले मेन मेमोरी में आता है और मेन मेमोरी में आने के बाद वो कहाँ पे जाता है, आपके कैश मेमोरी में जाता है। अगर कोई डेटा आप रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं तभी वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, आपके कैश मेमोरी में स्टोर किया जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ पे होती है आपकी हार्ड डिस्क से डेटा कहाँ पे कॉपी किया जाता है, आपके मेन मेमोरी में। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है या सिंपली आपको उसे ओपन करना है तो पहले हम कहाँ पे लेते हैं, उसे मेन मेमोरी में लेते हैं, किसी स्लॉट में उसे क्या करते हैं, असाइन करते हैं और उसके बाद यूज़र क्या करता है, उसे एक्सेस करता है। यूज़र के एक्सेस करने से पहले यहाँ पे एक कौन सी कंसेप्ट आती है, आपकी कैश मेमोरी आती है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन यूज़र अगर रिपीटेडली यूज़ कर रहा है तो वो पहले कहाँ कॉपी की जाती है, उसकी एक कॉपी मतलब उसकी एक रिप्लिका कहाँ पे क्रिएट की जाती है, आपकी कैश मेमोरी में क्रिएट की जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि कैश मेमोरी आपके मेन मेमोरी से भी क्या होती है, फास्टर होती है। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपकी कैश मेमोरी में सेव है तो उसे एक्सेस करने का टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए अगर P1 प्रोसेस है, P1 प्रोसेस में सपोज एक पेज है आपका, पेज 1 कोई भी आपका सेव है तो वो क्या है, आपको एक्सेस करने के लिए सपोज यहाँ पे आपको लग रहे हैं 5 सेकंड लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कैश मेमोरी बहुत ही फास्ट होती है, यहाँ पे मिली सेकंड में क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर कह सकते हैं कि हम मेन मेमोरी के बजाय कैश मेमोरी ही क्यों नहीं यूज़ करते, डायरेक्टली हम कैश मेमोरी भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे फास्टर है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कैश मेमोरी बहुत ही कॉस्टली होती है, इस वजह से हम उसे यूज़ करते हैं लेकिन लिमिटेड साइज़ की ही यूज़ करते हैं। उसकी साइज़ बहुत ही शॉर्ट होती है, MBs में ही होती है। और आपकी मेन मेमोरी क्या होती है, मेन मेमोरी भी आपकी कॉस्टली होती है बट एज़ कम्पेयर टू कैश मेमोरी वो क्या होती है, थोड़ी लेस कॉस्टली होती है। तो इस वजह से यहाँ पे हम GBs में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे सबसे आपकी चीपर मेमोरी कौन सी होती है, मतलब सबसे आपकी लो प्राइस किसकी होती है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं या SSD, आप SATA ड्राइव जो भी आप कह सकते हैं। तो उसकी साइज़ कितनी होती है, TB में होती है, इन द टर्म ऑफ TB। या आप कह सकते हैं 500 GB, 1000 GB या 1024 GB, यानी आपका 1 TB हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए यूज़र को अगर फास्टर एक्सेस करना है तो यहाँ पे देखिए आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम, आपका कंप्यूटर, आपका CPU फर्स्ट किस में चेक करेगा, आपके कैश मेमोरी में चेक करेगा। जो भी यूज़र को इन्फॉर्मेशन लग रही है वो अगर वहाँ पे प्रेजेंट होगी तो यहाँ से डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इमीडिएटली एक्सेस किया जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं है तो आपका CPU क्या करता है, उसे मेन मेमोरी में सर्च करता है और मेन मेमोरी से फिर क्या करता है, उसे एक्सेस करता है। ये क्या है, आपकी जनरल प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए when any information is required we first check whether it is in cache। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपका CPU कहाँ पे चेक करता है, आपके कैश मेमोरी में चेक करता है, क्योंकि ये क्या है, अगर उसमें प्रेजेंट होगी तो यहाँ पे फास्टली आप क्या करेंगे, एक्सेस कर देंगे। और यहाँ पे सिंपली यूज़र को क्या होगा, यहाँ पे फास्टर एक्सेस मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन का। नेक्स्ट देखिए इफ़ इट इज़ वी यूज़ इट डायरेक्टली फ्रॉम द कैश
तो यहाँ पे देखिए अगर वो आपके कैश मेमोरी में प्रेजेंट होगी तो हम डायरेक्टली वहाँ से क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, मतलब एक्सेस करते हैं। अदरवाइज वी एक्सेस इट फ्रॉम दी मेन स्टोरेज। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर प्रेजेंट नहीं है तो आपका सीपीयू कहाँ पे सर्च करता है उसे, मेन मेमोरी में, मेन स्टोरेज यानी आपकी मेन मेमोरी में, एंड पुटिंग इट्स कॉपी इन कैचे सो दैट वी विल नीड अगेन इन फ्यूचर। और यहाँ पे देखिए मेन मेमोरी से जब हम एक्सेस करते हैं तो उसकी एक कॉपी, मतलब उसकी एक रिप्लिका क्या करते हैं यहाँ पे स्टोर करते हैं, कि अगर फ्यूचर में अगर उस इंफॉर्मेशन की फिर से अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे फास्टली डायरेक्टली सीपीयू को यहाँ पे डबल टाइम लगेगा यहाँ पे कॉपी करने के लिए। तो यहाँ पे मतलब मेन मेमोरी से यहाँ पे एक्सेस करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट टाइम सीपीयू क्या करेगा, सेम इन्फॉर्मेशन को कहाँ से फेच करेगा, आपके कैche मेमोरी से। नेक्स्ट देखिए, कैश मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन प्रॉब्लम बिकॉज कैश इज लिमिटेड इन साइज। यहाँ पे मैंने आपको बताया ये बहुत ही कॉस्टली होती है, इस वजह से हम बहुत ही लिमिटेड साइज में ही इसे क्या कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशंस कैन बी इम्प्रूव बाय केयरफुल सिलेक्शन ऑफ अ कैश एंड इट्स साइज। यहाँ पे देखिए आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है, आपके मतलब कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं उनका परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है, मतलब ये कौन इंप्रूव भी कर सकता है आपके, बाय द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ कैश एंड इट्स साइज। मतलब आपकी कैश अगर वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी साइज ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑब्वियसली स्टोर कर पाएंगे, तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। सिंपल है। और यहाँ पे आपके कैश पे भी क्या होता है, यहाँ पे डिपेंड होता है और उसके साइज पे भी डिपेंड होता है। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पे वर्जन भी होते हैं एक्चुअल में कैश के आपके, आपने सुना होगा न्यू, अगर आप लैपटॉप लेते हैं या कोई भी डेस्कटॉप सिस्टम अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पे L1 कैचे होती है, L2 कैचे होती है और L3 कैचे होती है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आपको पता होगा। जनरली L1 क्या होती है आपकी, बहुत ही कम होती है, 512 KB फॉर एग्जाम्पल। L2 आपकी क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल 2 MB क्या होगी यहाँ पे, लेवल 2 होगी। और फॉर एग्जांपल L3 आपकी क्या होगी, 8 MB होगी। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे दिया। ऐसे नंबर ऑफ लेवल ऑफ क्या होते हैं यहाँ पे, कैचे मेमोरी होती है। नेक्स्ट देखिए, मेन मेमोरी कैन एक्ट एज अ कैश फॉर सेकेंडरी स्टोरेज बिकॉज डेटा इन सेकेंडरी स्टोरेज इज फर्स्ट कॉपीड इनटू मेन मेमोरी बिफोर एक्सेस। यहाँ पे देखिए आपकी मेन मेमोरी क्या हो सकती है, एज अ कैश में, कैश क्या हो सकती है यहाँ पे यूज़ हो सकती है, किसके लिए, आपके मैग्नेटिक डिस्क यानी आपके हार्ड डिस्क के लिए। क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क से मतलब आप हार्ड डिस्क से जब भी डेटा कॉपी करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहाँ पे लोड किया जाता है, आपके मेन मेमोरी में, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, ये आपको पता है। तो यहाँ पे आपके हार्ड डिस्क के लिए मेन मेमोरी क्या हो गई, एक कैश मेमोरी हो गई। नेक्स्ट देखिए, इन एडिशन टू दिस स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी कैन बी यूज्ड एज कैश फॉर मेन मेमोरी। और यहाँ पे देखिए मेन मेमोरी में हम क्या कर सकते हैं, एक स्पेशल मेमोरी भी हम यूज़ कर सकते हैं। हाई स्पीड मेमोरीज भी आती है आपकी, जो क्या हो सकती है, एज अ कैश हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी रियल की कैश मेमोरी होती है वो उनकी तरह उतनी फास्टर नहीं होती। आपकी जो इनबिल्ड होती है आपके बोर्ड में वही क्या होती है, आपकी फास्टर होती है। नेक्स्ट देखिए, अगेन हार्डवेयर रजिस्टर कैन एक्ट एज अ कैश फॉर द नेक्स्ट लेवल। और यहाँ पे देखिए अगेन आपका हार्डवेयर रजिस्टर भी क्या हो सकता है, यहाँ पे एज अ कैश मेमोरी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट लेवल के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब आपका स्पेशल मेमोरी भी होती है, हाई स्पीड मेमोरी, और यहाँ पे हार्डवेयर रजिस्टर आपके क्या होते हैं, एज अ कैश हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके हार्डवेयर रजिस्टर आपको पता है, रजिस्टर पे हम जनरली क्या करते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं, जो क्या होते हैं कंपैरेटिवली बहुत ही फास्टर होते हैं रजिस्टर पे जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर एज अ कैश यहाँ पे यूज़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, लेट एन इंटीजर ए बी लोकेटेड इन सम फाइल एफ ऑन मैग्नेटिक डिस्क। यहाँ पे देखिए एक सिनारियो कंसीडर किया गया है कि आपके मैग्नेटिक डिस्क मतलब आपके हार्ड डिस्क में क्या है, एक फाइल एफ नाम की एक फाइल सेव है जिसमें क्या है, आपका इंटीजर ए नाम का कोई वेरिएबल होगा। तो नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ ए टू बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। और यहाँ पे देखिए ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है, वैल्यू ऑफ ए क्या हो रही है, यहाँ पे 1 से इंक्रीमेंट हो रही है। दिस ऑपरेशन प्रोसीड्स बाय इश्यूइंग एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टू कॉपी द डिस्क ब्लॉक ऑन विच ए रिसाइड्स इनटू मेन मेमोरी। और यहाँ पे देखिए ये ऑपरेशन आपका परफॉर्म किया जा रहा है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के जरिए। कॉपी होगा आपके फर्स्ट के कहाँ से कॉपी होगा, मैग्नेटिक डिस्क से आपके कहाँ पे कॉपी होगा, मेन मेमोरी में कॉपी होगा। ठीक है, प्रोसेस में बताता हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच ए रिसाइड्स इनटू मेन मेमोरी। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपकी मैग्नेटिक डिस्क से आपका ए कहाँ पे कॉपी होगा, आपके मेन मेमोरी में। उसके बाद देखिए फर्स्ट इट्स कॉपीज फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश एंड देन इन हार्डवेयर रजिस्टर्स। तो यहाँ पे देखिए
फर्स्ट आपकी कहाँ से कॉपी होगी, आपकी हार्ड डिस्क में से आपकी मेन मेमोरी में उसे कॉपी किया जाएगा, क्योंकि हमें उसे एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद वो देखिए ये इंटीजर आपका कहाँ पे कॉपी होगा, आपके कैश मेमोरी में कॉपी होगा, और उसके बाद वो कहाँ पे आपका यूज़ होगा, आपके हार्डवेयर रजिस्टर में आपका यूज़ होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन आप कहाँ पे जनरली करते हैं यूज़, आपके रजिस्टर्स पे वर्क करते हैं। मतलब सिंपल फ्लो है आपका कि आपके हार्ड डिस्क में से मेन मेमोरी में कॉपी होगा डेटा, और मेन मेमोरी के बाद यहाँ पे क्या होगा, कैश मेमोरी में भी उसकी रिप्लिका क्रिएट होगी, और आपका हार्डवेयर पे क्या होगा, यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और परफॉर्म होने के बाद यहाँ पे देखिए सपोज एक ही वैल्यू है आपकी 5, तो 5 के बाद यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट किया 1 से, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 6 हो जाएगी। तो जो भी आपका ऑपरेशन है, मतलब जो भी आपने चेंजेस किए हैं, तो वो फिर से कहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आपके मैग्नेटिक डिस्क में, मतलब आपके हार्ड डिस्क में भी उसे क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए once the increment takes place in hardware register, the updated value is written back in the sequence from cache to magnetic disk। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने जो भी चेंजेस किए होंगे वो पहले कैश मेमोरी में होंगे, उसके बाद वो मेन मेमोरी में रिफ्लेक्ट होंगे, और बाद में कहाँ पे आएंगे, आपके मैग्नेटिक डिस्क में, मतलब आपके हार्ड डिस्क में क्या होंगे, यहाँ पे स्टोर होंगे। नेक्स्ट देखिए, इन मल्टी प्रोग्रामिंग एवरी सीपीयू मेंटेन्स अ लोकल कैचे। यहाँ पे देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या होता है, आपका लोकल कैचे होती है। यहाँ पे मल्टीपल सीपीयू होते हैं पहले, और हर सीपीयू के लिए क्या होते हैं, यहाँ पे हर एक सीपीयू के लिए अलग अलग कैचे होते हैं। तो यहाँ पे हम उसे क्या कहते हैं, लोकल कैश मेमोरी कहते हैं उसे हम। तो यहाँ पे देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं सीपीयू में। तो यहाँ पे देखिए एक ही कॉपी कहाँ पे क्रिएट होगी, आपके सभी कैश मेमोरी में क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो नेक्स्ट देखिए, देयर कॉपी ऑफ ए में एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन मल्टीपल कैश। तो यहाँ पे देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग के जरिए हम क्या कर रहे हैं, सीपीयू, मल्टीपल सीपीयू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मतलब काम में ले रहे हैं। तो हर एक सीपीयू के लिए, मतलब हर एक सिस्टम के लिए आपका क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेसर के लिए लोकल कैश मेमोरी क्या होगी, यहाँ पे अलग होगी। तो अलग होने की वजह से आप जब भी उसे परफॉर्म करेंगे कोई ऑपरेशन, तो यहाँ पे हर एक कैश मेमोरी में क्या होगा, वहाँ पे वो कॉपी की जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज मेरे 3 सीपीयू काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 लोकल कैचे क्या होंगे, यहाँ पे काम करेंगे। तो हर एक कैचे में क्या होगी, जब भी हम उसे एक्सेस करेंगे तो उसकी रिप्लिका क्या होगी, यहाँ पे क्रिएट होगी। क्रिएट होने के बाद यहाँ पे देखिए, इट मस्ट make sure updation of A in one cache is immediately reflected in the copy of A in other cache। और यहाँ पे देखिए आपके सिस्टम ने क्या करना चाहिए कि अगर एक कैश मेमोरी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब एक सीपीयू ने सपोज कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है, और एक कैश मेमोरी में क्या हुआ है, ए के लिए, ए इंटीजर वेरिएबल के लिए वैल्यू क्या हुई है, चेंज हुई है। तो उसका रिजल्ट, मतलब वो, तो उसके जो भी चेंज हुए हैं वो कहाँ पे अपडेट होनी चाहिए, आपकी नेक्स्ट लेवल कैच में क्या होनी चाहिए, मतलब हर एक कैच में क्या होनी चाहिए, ऑर्डर में क्या होनी चाहिए, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, क्योंकि क्या होगा, अगर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, और यहाँ पे देखिए दूसरे सीपीयू ने सपोज वो आपका इंटीजर ए वेरिएबल यहाँ पे एक्सेस किया, तो नेक्स्ट टाइम आपका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे पूरा गलत आएगा। तो इस वजह से अगर एक कैश मेमोरी में कोई चेंज हुआ है, तो उसका रिजल्ट सभी कैश मेमोरी में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसकी ज़रूरत सिर्फ कहाँ पे पड़ेगी, आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग में, जहाँ पे मल्टीपल सीपीयूज हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस कॉल्ड एज कैच कोहेरेंस। तो इसे क्या कहते हैं, कॉपिंग के ऑपरेशन के लिए, या इस इमीडिएटली आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, कैच कोहेरेंसी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सिंपल मैंने डायग्राम दी है, कॉपी डेटा ए फ्रॉम मैग्नेटिक डिस्क टू हार्डवेयर रजिस्टर्स। ठीक है, तो आई होप आपको एक कैशिंग कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखेंगे हम इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। यहाँ पे देखिए, ओएस ऑलवेज ट्राइज टू हाइड सम टिपिकल बिहेवियर ऑफ हार्डवेयर फ्रॉम यूज़र। यहाँ पे देखिए आपके यूज़र से आपकी ओएस क्या करती है, बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे होते हैं कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, अपने लेवल पे उसे क्या करती है, मैनेज करती है, और आपके यूज़र से क्या करती है, वो जो भी उसका इंटरफेस होगा, जो भी उसके ऑपरेशन होंगे, वो क्या करके रखती है, हाइड करके रखती है। नेक्स्ट देखिए, फॉर एन इंस्टेंस इन यूनिक्स the way input output devices works is hidden from the users। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यूनिक्स के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए आपके, वो क्या करते हैं, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस के वर्क क्या करते हैं, हाइड करके रखते हैं यूज़र से। OS हैंडल्स इट ऑन इट्स ओन। तो यहाँ पे देखिए आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम उसे क्या करती है, खुद ब खुद उसे क्या करती है, परफॉर्म करती है। कौन से हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा अपने आप किए जाते हैं, यहाँ पे देखिए, इनपुट आउटपुट सब सिस्टम्स आर मेड ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स।
तो यहाँ पे देखिए आपकी इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स उसमें क्या है, ऐड है, सम आर एज फॉलोज। उसमें से यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट है यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट। यहाँ पे देखिए दिस कंपोनेंट इन्वॉल्व्स स्पूलिंग, बफरिंग एंड कैशिंग। तो यहाँ पे देखिए मेमोरी मैनेजमेंट में आपके जो भी ऑपरेशन होंगे वो सभी क्या करते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही किए जाते हैं। सेकंड देखिए यहाँ पे जनरल डिवाइस ड्राइवर। यहाँ पे देखिए कोई भी आपके जनरल डिवाइस ड्राइवर है वो क्या होंगे, यहाँ पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसे क्या करेगी, हैंडल करेगी। पर्टिकुलर, थर्ड देखिए पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर। कोई भी पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर हो सकते हैं। डिवाइस ड्राइवर मतलब क्या है, जनरल या हो गए या आपके हार्डवेयर के हो गए। फॉर एग्जांपल प्रिंटर क्या हो गया आपका, स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर डिवाइस ड्राइवर हो गया, क्योंकि प्रिंटर अगर हमें एक्सेस करना है तो उसके डिवाइस ड्राइवर पहले हमें क्या करने पड़ते हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। हमारे जो भी विंडोज़ आपकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगी उसमें हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम उसे क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कैनन का प्रिंटर हो गया या जो भी आपके डिवाइस है। और दूसरा यहाँ पे अगर जनरल हम कहें तो जनरल में आपके सपोज यहाँ पे वाईफाई अगर हमने ले लिया, लैपटॉप में क्या होता है आपका वाईफाई का हार्डवेयर होता है, उसे अगर हमें एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या लगेंगे, आपको डिवाइस ड्राइवर लगेंगे जो आपको वाईफाई का एक्सेस देंगे और उससे हम क्या करेंगे, उसे कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग डिवाइस ड्राइवर यहाँ पे आ सकते हैं। द डिवाइस ड्राइवर टू विच अ पर्टिकुलर डिवाइस इज असाइन ओनली अंडरस्टैंड द पिक्यूलैरिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस। यहाँ पे देखिए आपका जो भी हार्डवेयर डिवाइस होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, आपके पर्टिकुलर ही हार्डवेयर लगेंगे। यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर डिवाइस के लिए पर्टिकुलर क्या लगेंगे, यहाँ पे हार्डवेयर लगेंगे, जिससे क्या करेंगे, हम उसे एक्सेस करेंगे। क्योंकि हर एक ड्राइवर के लिए क्या होंगे, उसके इंस्ट्रक्शन अलग होंगे। फॉर एग्जांपल आपका सपोज यहाँ पे दो प्रिंटर है आपके कैनन का, सपोज यहाँ पे कोई एक प्रिंटर है और यहाँ पे HP का अगर अलग प्रिंटर है, तो यहाँ पे देखिए कैनन के ड्राइवर सिर्फ किसे एक्सेस करेंगे, आपके कैनन के प्रिंटर को ही यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पे HP का ड्राइवर यहाँ पे किसको एक्सेस कर पाएंगे, सिर्फ आपके HP को ही एक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि इसके डिवाइस ड्राइवर में क्या होगा, सिर्फ किसके इंस्ट्रक्शन होंगी, इसे एक्सेस करने के लिए स्पेसिफिक क्या होंगे, स्पेशल इंस्ट्रक्शन होंगे, और इसके क्या होंगे यहाँ पे अलग होंगे। समझ में आ रहा है। तो इंस्ट्रक्शन वाइज भी क्या होगा, यहाँ पे पर्टिकुलरली डिफरेंट ड्राइवर के डिफरेंट हार्डवेयर के क्या होंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपली डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। ओके, लास्ट पॉइंट है हमारा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे सिस्टम में। तो यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। इन मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट सेवरल यूजर्स एग्जीक्यूट देयर प्रोसेसेस कॉन्करेंटली इन द सिस्टम। यहाँ पे देखिए आपके मल्टी यूजर सिस्टम में और या जहाँ पे आपकी मल्टी प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग भी इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे आपके क्या होते हैं, अलग अलग यूजर क्या करते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे कॉन्करेंटली उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। मतलब एट अ टाइम सभी प्रोसेस क्या होते हैं, मल्टीपल यूजर एग्जीक्यूट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट हैव सम मैकेनिज्म्स दैट प्रोवाइड ऑथराइजेशन एंड कंट्रोल एक्सेस टू फाइल्स, मेमोरी एरिया, CPU एंड अदर रिसोर्सेज इन द सिस्टम। यहाँ पे देखिए आपके मल्टीपल यूजर, यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस आपके कॉन्करेंटली क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे उनमें ऑथराइजेशन होना मतलब कंट्रोलिंग एक्सेस होना किसी फाइल के लिए, या फिर स्पेसिफिक यूज़र के लिए उसका ऑथराइजेशन होना एक्सेस करने का, यहाँ पे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे क्या हो सकता है, कोई फाइल का एक्सेस हो सकता है, मेमोरी का एक्सेस हो सकता है, या आपका CPU यूज़ करने का एक्सेस हो सकता है, या अदर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस भी हो सकते हैं, प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर, जो भी है आपके रिसोर्सेज जो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हर एक को एक्सेस कंट्रोल देने का काम कौन करती है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम देती है। और हर एक यूज़र को मतलब हर एक यूज़र को किसको अलाउ करना है हमें एक्सेस करने के लिए, ये भी कौन करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसे क्या करती है, मैनेज करती है। नेक्स्ट देखिए प्रोटेक्शन इज अ मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस टू यूज़र और प्रोसेसेस इन द सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन क्या है, एक मैकेनिज्म है आपका एक्सेस कंट्रोलिंग का। मतलब आपके एक्सेस मतलब किस यूज़र को कौन सा एक्सेस देना चाहते हैं आप, ये मतलब क्या हो गया उसका एक्सेस कंट्रोलिंग, मतलब क्या हो गया, उसकी प्रोटेक्शन हो गया किसी भी सिस्टम के लिए। Protection can improve reliability by detecting errors at the interfaces between component subsystem। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन आपका क्या करता है, यहाँ पे रिलायबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। किस में आपकी रिलायबिलिटी इंप्रूव होती है, एरर डिटेक्शन में यहाँ पे इंप्रूव होती है, मल्टीपल इंटरफेस के बिटवीन। समझ में आ रहा है, सब सिस्टम के बिटवीन मल्टीपल इंटरफेस यहाँ पे जब भी काम करते हैं तो यहाँ पे आपकी रिलायबिलिटी, यानी सपोज यहाँ पे किसी यूज़र को
किसी प्रिंटर को एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली उसे ब्लॉक किया जाएगा या सिंपली उसे डिनाई किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगी, प्रोटेक्शन यहाँ पे सिंपली प्रोवाइड किया जाएगा। और इन द फॉर्म ऑफ एरर यहाँ पे क्या होते हैं, जनरली वो अपीयर होते हैं जब भी कोई प्रोटेक्शन का इशू यहाँ पे होता है अनऑथराइज यूजर का। नेक्स्ट देखिए, एन एडिक्वेट प्रोटेक्शन टू द सिस्टम मे बी प्रोन टू फेल्योर। यहाँ पे देखिए, आपकी अगर परफेक्टली प्रोटेक्टेड सिस्टम है तो यहाँ पे वो क्या होती है, आपकी फेल्योर नहीं होती है यहाँ पे, मतलब वो फेल होने के चांसेस बहुत ही क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ यूज़र कैन बी स्टोलन। यहाँ पे देखिए, प्रोटेक्शन देने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर कोई हाई लेवल का यूज़र है, मतलब ऑथेंटिकेटेड जो भी यूज़र है, ऑथराइज यूज़र है, उसकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है उस यूज़र की, तो वो क्या हो सकती है, अगर हमने प्रोटेक्शन नहीं दिया तो वो क्या हो सकती है, स्टोलन हो सकती है, मतलब चुराई जा सकती है, कॉपी हो सकती है, मॉडिफाई हो सकती है या डिलीट भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें, तो इन सभी क्राइटेरिया में हमें क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है एक यूज़र को दूसरे यूज़र का डेटा क्या करने के लिए, एक्सेस करने से रोकने के लिए। नेक्स्ट देखिए, हेंस देयर शुड बी अ सिक्योरिटी इन द सिस्टम दैट डिफेंड्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड इंटरनल अटैक्स। और यहाँ पे देखिए, आपके सिस्टम में ऐसा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म या सिक्योरिटी मैकेनिज्म होना चाहिए जो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक्स को क्या कर सकता है, यहाँ पे डिफेंड कर सकता है। सच एज यहाँ पे देखिए वायरसेस एंड वर्म्स। यहाँ पे देखिए, कोई भी वायरस हो गया या वर्म हो गया, वो क्या हो सकता है, यहाँ पे किसी भी फाइल को आपका मॉडिफाई भी कर सकता है, रिप्लिका क्रिएट कर सकता है। वायरसेस आपको पता होंगे कंप्यूटर सिस्टम में, जो क्या करते हैं, आपके फाइल को इन्फेक्ट करता है और यहाँ पे आपका डेटा भी यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक हो गया, यहाँ पे आइडेंटिटी थेफ्ट अटैक हो गया या थेफ्ट ऑफ सर्विस अटैक हो गया। यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्या होते हैं, अटैक से हमें क्या करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल उसे डिफेंड करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, ऑल यूजर्स इन द सिस्टम मस्ट बी डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे देखिए, आपके सभी सिस्टम में क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंग्विश की जानी चाहिए। किसमें, आपके टोटल यूज़र में। मतलब एक सिस्टम में अगर आपके दो यूज़र हैं, सपोज यहाँ पे आपका गेस्ट यूज़र है, गेस्ट आपका क्या होता है, कॉमन यूज़र होता है विंडोज़ में, तो उसको क्या नहीं होते, सभी एक्सेस नहीं होते, डिलीशन वगैरह ये एक्सेस नहीं होते। आप देना चाहे तो दे भी सकते हैं, लेकिन इनिशियली उसे क्या नहीं होते, एक्सेस नहीं होते। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का आपका क्या होता है, यहाँ पे अकाउंट होता है जिसमें क्या होते हैं, आपके फुल ऑथराइजेशन होते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हर एक यूज़र को आपको क्या करना पड़ता है, डिस्टिंग्विश करना पड़ता है प्रोटेक्शन वाइज। उसके प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी क्या करने पड़ते हैं, आपको डिस्टिंग्विश करने पड़ते हैं कि उसको कितना एक्सेस देना है आपके सिस्टम में। नेक्स्ट देखिए, द ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर इज डिटरमाइंड बाय लॉगिंग इन द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। और यहाँ पे देखिए, आप किसी भी सिस्टम में एंटर कैसे करते हैं, सिंपली मतलब कोई ऑथराइज यूज़र है या नहीं है, ये सिंपली कैसे हमें पता चलेगा। एडमिन का क्या होगा, यहाँ पे स्पेसिफिक यूज़र नेम होगा और उसका क्या होगा, नीचे पासवर्ड दिया होगा। अगर वो सक्सेसफुली वो लॉगिन करता है, मतलब वो ऑथेंटिकेशन क्या करता है, सिंपली पास करता है, तो भी तभी यहाँ पे क्या होगा, सिंपली वो आपके सिस्टम में एंटर कर सकता है और मॉडिफिकेशन क्या कर सकता है, सिंपली कर सकता है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, इन सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक लिनक्स सेट ऑफ यूजर्स में बी अलाउ टू परफॉर्म सेट ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे देखिए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके सेट ऑफ यूजर्स हो सकते हैं। सेट ऑफ यूजर मतलब ग्रुप ऑफ यूजर हो सकते हैं जो क्या होते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, अलाउ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, सिलेक्टेड सेट ऑफ यूजर्स में बी अलाउ टू रीड पर्टिकुलर फाइल। अगर कोई फाइल है, उसे अगर एक्सेस दिया है कि पर्टिकुलर ग्रुप के यूज़र उसे क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं, तो यहाँ पे उस फाइल को क्या होगा, उस नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ यूज़र से यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ रीड ऑपरेशन ही यहाँ पे क्या होगा, परफॉर्म होगा पर्टिकुलर फाइल पे। फाइल वाइज आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट यूज़र्स के लिए डिफरेंट एक्सेस परमिशन भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। मैंने फाइल सिस्टम टॉपिक में इससे पहले वीडियो में मैंने एक्सेस कंट्रोल कैसे असाइन किए जाते हैं आपके पर्टिकुलर फाइल को, वो डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। रीड राइट एग्जीक्यूट जो भी आपके एक्सेस परमिशन है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं आपके chmod कमांड से। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।